नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में देश की सबसे अमीर 1% आबादी की आय में हिस्सेदारी बढ़कर 22.6% हो गई है। वहीं संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 40.1% हो गई है। भारत में आमदनी और संपदा में असमानता वाली रिपोर्ट कहती है कि 2014-15 और 2022-23 के बीच शीर्ष स्तर की असमानता में वृद्धि विशेष रूप से धन के केंद्रित होने से पता चलती है। भारत की शीर्ष 1% आमदनी हिस्सेदारी दुनिया में सबसे अधिक है। ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से भी अधिक है। एसबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि उसने भारत के चुनाव आयोग को अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सभी डिटेल्स दे दी हैं। एसबीआई ने कहा कि हमारी तरफ से अब कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को निर्वाचन सदन में चुनाव आयुक्तों से मुलाकात भी की और लिखित में शिकायत दर्ज भी कराई और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री की जगह जगह तस्वीरें लगी हुई हैं और उसके जरिए प्रचार किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? निर्वाचन आयोग में इसको लेकर शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान 2G को लेकर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। इसको लेकर पार्टी ने आपत्ति जताते हुए आयोग में शिकायत की है। एक अन्य वीडियो भी प्रसारित किया जा रहा है जिसमें मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, उसे भी हटाया जाए। एक और वीडियो में आर्मी का उपयोग किया जा रहा है, वो भी गलत है। उस वीडियो को हटाने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। इसके अलावा मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी के जो विज्ञापन मेट्रो के अलावा दूसरी जगहों पर लगे हुए हैं, उसको भी हटाने की मांग चुनाव आयोग से की गई है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सीटी रवि के खिलाफ चिकमंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज की है। रवि ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक ट्वीट किया था। नोडल अधिकारी ने जिला चुनाव अधिकारी को बताया कि सीटी रवि का बयान प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। पुलिस ने जानबूझकर घातक या अनियंत्रित तरीके से उकसावा देकर दंगा भड़काने यानी कि आईपीसी की धारा 153 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोप में मामला दर्ज किया है। बता दें, सीटी रवि ने ट्वीट कर कहा था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने लोगों से धर्म को बचाने के लिए एक होने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने विकसित भारत संदेश भेजने को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। ये संदेश केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भेजा गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव से पहले का अभियान है जिसमें लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश भेजकर सरकार के 10 साल के कार्यकाल का गुणगान किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव घोषणा के बाद फिलहाल आदर्श आचार संहिता लागू है। इस वजह से व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से इस मामले पर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। ये कार्रवाई तब की गई है जब इसको लेकर कई शिकायतें चुनाव आयोग को की गईं। केंद्र सरकार से चुनाव आयोग ने कहा है कि व्हाट्सएप पर विकसित भारत के मैसेज नहीं भेजे जाएंगे। इसको लेकर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि क्या मजाक है, आचार संहिता के बाद भी 2 दिन तक व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए। अब जबकि लाखों संदेश भेजे जा चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, तो चुनाव आयोग ने ये दिखावटी निर्देश जारी किया है। उन सभी को पहले ही भेजे जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें संदेश भेजना बंद करने का आदेश देने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि भाजपा और मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की वास्तविक कार्रवाई कहां है? राहुल गांधी के द्वारा शक्ति पर की गई टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ। भाजपा और पीएम मोदी ने इसको मुद्दा बना दिया। अब राहुल ने शक्ति का इस्तेमाल बंद नहीं किया है, उन्होंने शक्ति के साथ असुर और लगा दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा, हम नफरत से भरी असुर शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां 400 पार वहीं 400 सीटों पर हार तय है, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है, किसानों की बर्बादी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। देश का किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि सबूतों के आधार पर अभी भी ईडी शराब घोटाले में दिल्ली सीएम को अरेस्ट कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि अपनी अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि कोर्ट की ओर से ईडी को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए। वहीं अब कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर दिल्ली सीएम के खिलाफ कोई सबूत हैं तो पहले हमें दिखाएं। वहीं ईडी ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से अपने चैम्बर में फाइलें मंगवाईं।
ईडी ने सबूत कोर्ट को हाजिर किए और देखने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर राहत देने का फैसला नहीं किया। मतलब साफ है कि अब ईडी जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 14 मार्च को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चला है कि भारत में 35 दवा कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को लगभग 1000 करोड़ का चंदा दिया है। जब ये कंपनियां बॉन्ड खरीद रही थी तब इनमें से कम 7 पर घटिया क्वालिटी की दवाओं के लिए जांच की जा रही थी। इनमें खांसी, रक्तचाप को नियंत्रित करने और कोविड-19 के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर जैसी दवाएं शामिल हैं। कोई भी ये समझ सकता है कि इन घटिया दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों और सरकार के बीच अंदर ही अंदर किस तरह के सौदे हुए होंगे। चंदा दो, धंधा लो। इससे यह भी स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे उपभोक्ताओं और लोगों पर कितना बुरा असर पड़ा होगा, जो अपनी सरकार पर दवा बाजार को ईमानदारी और निष्ठा के साथ रेगुलेट करने का भरोसा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। सत्ताधारी दल ऐसा इसलिए किया है ताकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ पाए। खड़गे ने कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है और सभी को एक समान मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का देश के संसाधनों, मीडिया और संवैधानिक एवं न्यायिक संस्थानों पर कंट्रोल हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए से अपना अकाउंट भरा है। दूसरी तरफ हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पाएं। ये सत्ताधारी दल का खतरनाक खेल है, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। लोकतंत्र बचाना है और सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। जनता से एकत्र किया गया धन हमारे खातों से जबरदस्ती छीना जा रहा है। हालांकि इन सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। सोनिया ने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को भारी लाभ हुआ है। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति पर हमला किया जा रहा है। हम सभी का मानना है कि ये अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी ने कहा कि आप सोचें कि किसी परिवार के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, उसके बाद वो लोग भूखे मर जाएंगे। कांग्रेस के साथ यही किया गया है। ये कांग्रेस के साथ चुनाव के 1 महीने पहले किया गया है। ये हम कैंपेन नहीं कर सकते, कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि जो संस्थान बचाने के लिए हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, मीडिया कुछ नहीं कह रहा है, हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं। ये आपराधिक एक्शन है और पीएम और गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है, ये झूठ है, अब ये नहीं है। राहुल ने कहा कि 20% लोग हमें वोट करते हैं और हम लोग 2 रुपये नहीं खर्च कर सकते। कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा, मीडिया कुछ नहीं कह रहा, चुनाव आयोग नहीं कह रहा है। ये देश के लोगों की ड्यूटी है और आप लोग लूटे जा रहे हो, आप फिर भी चुप हो। राहुल ने कहा कि 14 लाख का मामला है और 200 करोड़ फ्रीज कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का फाइन लगता, लेकिन पीएम ने आपराधिक काम किया है। विपक्ष के बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बैंक खाते विपक्ष के इसलिए फ्रीज किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी चंदा चोरी में सबसे आगे है। ये चंदाबीज नहीं है, ये रंगदारी है। देश की जनता जान चुकी है कि उन्होंने वैक्सीन कंपनियों से भी पैसे वसूले हैं। विपक्ष को चंदा मिला है, बीजेपी ने जबरन वसूली की है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन पर बधाई दी। उनकी बधाई के ट्वीट को रीट्वीट कर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तंज कसा है और लिखा है, पुतिन को बधाई। मैसेज क्या है? विपक्ष को मारकर चुनाव जीतें और मतदाताओं को धमकाएं। क्या गुजरात में ही ऐसा ही हुआ? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। एनडीए के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के बाद मांझी की पार्टी हम को 1 सीट मिली थी। ये सीट गया थी, जिस पर हम पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी के नाम की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने बुधवार को पीलीभीत से सपा प्रत्याशी घोषित कर दिया। बुधवार को सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद वरुण गांधी के सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन अब भगवत शरण गंगवार ने ही ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वरुण गांधी को लेकर फिर कयास लगने लगे हैं। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी बनने के बाद भगवत शरण ने कहा कि अगर वरुण गांधी सपा में शामिल हुए तो मैं अपनी सीट वरुण के नाम पर छोड़ने को तैयार हूं।
उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो अपनी सीट खुशी खुशी छोड़ देंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश उनके एक दिन पहले के बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में आकर बम धमाका करते हैं और बेंगलुरु के एक कैफे में हाल ही में हुए विस्फोट के लिए तमिलनाडु के लोग जिम्मेदार हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद इस तरह की ये पहली कार्रवाई है। हालांकि पीएम मोदी को लेकर भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पतंजलि आयुर्वेद और इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल एक हलफनामे में उन्होंने ऐसा फिर कभी नहीं करने का भरोसा दिया। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर 2 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ये मामला पतंजलि आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में भ्रामक दावे करने से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के दूसरे मुख्य आरोपी जावेद को बुधवार की रात बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के सैटेलाइट बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका ने चीन के दावे को अस्वीकार करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप मुख्य प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक पत्रकार के पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही है। वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है और हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रमण या घुसपैठ, सैनिक या सिविल के जरिए इलाके पर अपने दावे को बढ़ाने की किसी भी एक तरफा कोशिश का मजबूती से विरोध करते हैं। पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं। आज उनका 16वां दिन है। 16वें दिन के वीडियो में उन्होंने पुरानी सरकार और इस सरकार के बीच अंतर बताया है कि कैसे पुरानी सरकार लोगों के आंदोलनों को गंभीरता से लेती थी और ये सरकार अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आई थी तो उम्मीदें और ज़्यादा थी, लेकिन इस सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बता दें, सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर मीडिया भी गंभीर दिखाई नहीं देता है, बहुत कम कवर किया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के आगामी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके का कप्तान बनाया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।